हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे, हम जैसे जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस डिस्कस की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखें एक और छोटा सा टॉपिक हो जाता है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, इसमें देखें हमें कोलिजन के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करनी है, मतलब कितने कोलिजन हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीजें। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहले हम कुछ टर्म्स डिफाइन करें। देखो, एक हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कोलिजन नंबर। तो कोलिजन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ कोलिजन्स, द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय a single molecule per unit time per unit volume। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में एक जो मॉलिक्यूल है उसने टोटल कितने कोलिजन्स किए। देखो, ऐसे समझे कि जैसे एक जो सपोज करो कंटेनर है जिसमें कोई गैस हमने भरी हुई है, तो कोलिजन नंबर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक गैस के मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, मतलब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में ये कितने और मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। तो जितना ये टकराएगा उसे हम क्या बोल देंगे? कोलिजन नंबर। ठीक है, फिर एक और टर्म यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितना बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहे हैं। अब देखो मतलब समझे इसका। देखो चलो इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, अब इसमें क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो कोलिजन नंबर निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे हमने इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया कि ये टोटल कितनी बार टकरा रहा है। जैसे मान लो इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, तो ये क्या हो गया? कितनी बार टकराया? सिर्फ एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, हम एक मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितनी बार टकरा रहा है या कितने और मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, दैट इज कॉल्ड कोलिजन नंबर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है बाई टोटल नंबर ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स। बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स का मतलब क्या होता है? जैसे जो टर्म है बाइमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई से भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उसे हम एक बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन काउंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये और ये टकरा रहे हैं, ऐसे ये और ये टकरा रहे हैं, ऐसे ये और ये टकरा रहे हैं, ऐसे ये और ये टकरा रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको हम काउंट करेंगे। मतलब देखो, जब हम कोलिजन नंबर की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि वो कितनी बार टकरा रहा है। बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स में हम क्या कर रहे हैं? टोटल कोलिजन्स की हम बात कर रहे हैं कि पूरे पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में कितने दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उसे हम एक बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन बोलेंगे। तो देखो जैसे ये था तो एक ये टकराया तो एक ये बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये सब बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन हम लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल से अंतर समझ में आ रहा होगा कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में। कोलिजन नंबर में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हम एक मॉलिक्यूल के नहीं, हम ये देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे हैं ऐसा कितना हो रहा है, ऐसे कितने पूरे कंटेनर में ऐसे कितना इवेंट हो रहे हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोलिजन नंबर हो गया, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर देखो एक और टर्म यूज किया जाता है कोलिजन डायमीटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो कोलिजन डायमीटर क्या, ऐसे समझ लेते हैं। देखो ये है क्या? देखो जैसे मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है।
अब ये क्या कर रहा है, किसी और मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल से टकराया, ठीक है। अब ये जो पूरा रीजन है इसे कोलिजन क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्यों बोल रहे हैं, देखो सिंपल लॉजिक से समझे। देखो इस क्रॉस सेक्शन में, मतलब इस पूरे एरिया में जितने मॉलिक्यूल होंगे वही मॉलिक्यूल इससे टकरा सकते हैं। ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे है, तो कोई मॉलिक्यूल अगर ऐसे है तो वो क्या इस वाले मॉलिक्यूल के साथ टकरा सकता है? नहीं टकरा सकता ना। क्यों नहीं टकरा सकता? क्योंकि भाई टकराने के लिए तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पड़ेंगे ना, तो ये तो इसके कांटेक्ट में ही नहीं है। तो अगर इसको कोई भी मॉलिक्यूल को इसके कांटेक्ट में आना होगा तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? 2r। भाई ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r ही तो हो गया, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा हमने क्रॉस सेक्शन बना दिया है, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल आ रहे होंगे वही इसके साथ टकराएंगे। जो इसके बाहर है, जैसे मान लो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, वो तो इससे नहीं टकरा रहे, ठीक है। तो इससे कौन सा टकरा रहा है? वो मॉलिक्यूल इसके साथ टकरा रहे हैं जो इसके साथ कितने डिस्टेंस पे? 2r डिस्टेंस पे। मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाए? 2r हो जाए। सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल के साथ ये वाला मॉलिक्यूल टकराएगा। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा हमने क्रॉस सेक्शन बनाया, इसे बोल दिया जाता है कोलिजन क्रॉस सेक्शन। और कोलिजन डायमीटर क्या हो गया? ये वाला जो डिस्टेंस है इसे कोलिजन डायमीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कोलिजन डायमीटर किसके इक्वल हो गया? 2r के इक्वल हो गया। जाहिर सी बात है, अगर दो स्फीयर है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा? 2r होगा, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा किसके इक्वल होगा? 2r के इक्वल होगा। तो ये तो देखो हमने कुछ बेसिक टर्म्स हमने लिख ली, ठीक है। अब इसके लिए देखो जो कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो हम लिख लेते हैं। इसमें मतलब जो फॉर्मूले हैं, हम इनका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस फॉर्मूले से मतलब है कि इसको इनको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। और मेन चीज जो है, कैलकुलेशन भी देखो वो हमारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से वो बाहर की चीज हो जाएगी। हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें इसका वेरिएशन कैसे होगा, ये जो कोलिजन नंबर है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इनका वेरिएशन क्या होगा। तो देखो जो हम इसमें फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है, क्या है ये भी समझते हैं। ये है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं। अब इसमें देखो Z1, ये जो हम लिखते हैं Z1 क्या है? ये है कोलिजन नंबर, ठीक है। Z1 है कोलिजन नंबर। Z11 जो है ये है हो जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो आए हैं, सिग्मा तो हमने डिफाइन किया ही था, सिग्मा क्या है? कोलिजन डायमीटर, जो किसके इक्वल होगा? 2r के इक्वल होगा, ठीक है। U बार जो लिखा है, दिस इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो भी गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास कंटेनर में, सैंपल में, उनकी एवरेज स्पीड। n स्टार, ये जो n स्टार लिखा है, n स्टार क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और n स्टार किसके इक्वल हो जाएगा? n बाई v के इक्वल हो जाएगा। समझ सकते हैं, क्योंकि हमने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n स्टार इक्वल हो जाएगा n बाई v, वेयर n विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। टोटल कितने गैस मॉलिक्यूल है, और v क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म हो गए, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमें जिस चीज से मतलब है, जैसे हम बात कर रहे थे तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, हमें जो मतलब है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनका वेरिएशन कैसे होता है, मतलब Z1 और Z11 इनका वेरिएशन किस तरीके से होगा। तो देखो पहले हम Z1 की बात करें, ठीक है, पहले हम Z1 की बात करें तो Z1 इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर U बार इंटू N स्टार, ये हो गया, ठीक है। अब सपोज करो हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं फॉर अ गैस, Z1 प्रोपोर्शनल हो गया किसके, U बार इंटू N स्टार। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, Z1 प्रोपोर्शनल हो गया U बार इंटू N स्टार, ठीक है। तो अब U बार और N स्टार इन दोनों का वेरिएशन हम देखें तो देखो जैसे U बार जो होता है एवरेज स्पीड, इसका वेरिएशन क्या होता है, रूट ऑफ T बाई M। अगर याद आ रहा हो जैसे हमने देखा था, इनफैक्ट कोई भी स्पीड होती है, कोई भी स्पीड होती है उसका वेरिएशन क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T बाई M। अब क्योंकि गैस हमने एक सिंगल गैस ली हुई है, तो सिंगल गैस ली हुई है तो U बार विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। ये बात सबके समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो U बार प्रोपोर्शनल हो गया रूट T। अब N स्टार पे आए कि N स्टार का वेरिएशन कैसे होगा, तो N स्टार का वेरिएशन कैसे होगा, तो उसके लिए देखो PV बराबर NRT, इसका हम यूज करें, PV बराबर NRT। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू N बाई NA इंटू R इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे फिर हमने ऐसे लिख लिया कि P इज इक्वल टू N बाई V इंटू R बाई NA इंटू T, ऐसे लिख लिया। अब N बाई V ये हम बोल चुके हैं ये किसके इक्वल है, N स्टार के इक्वल है। R बाई NA हम पहले ही बोल चुके हैं ये किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे हमने नाम दिया था। तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू N स्टार इंटू K इंटू T। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो N स्टार विल बी इक्वल टू P बाई K इंटू T, तो N स्टार विल बी प्रोपोर्शनल टू P बाई T, क्योंकि हमें इससे वेरिएशन से मतलब है। तो जैसे U बार के लिए आया था कि प्रोपोर्शनल रूट T, ऐसे ही N स्टार के लिए क्या प्रोपोर्शनल आ गया कि N स्टार प्रोपोर्शनल हो गया P बाई T के, ठीक है। अब Z1 पे आते हैं, तो Z1 के लिए हमने क्या लिखा था, प्रोपोर्शनल टू U बार इंटू N स्टार, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, Z1 प्रोपोर्शनल U बार की जगह क्या है, प्रोपोर्शनल है रूट T के, और N स्टार ये प्रोपोर्शनल है P बाई T के। तो इससे क्या आ जाएगा कि Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू P बाई रूट ऑफ T, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो Z1 का जो वेरिएशन होगा वो क्या हो गया, Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू P बाई रूट T। ध्यान रखना है फॉर अ पर्टिकुलर गैस, हम एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं, तभी क्या हुआ है, M मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया था, और तभी यहाँ पे सिग्मा को हमने कंसिडर नहीं किया था। अगर दो अलग अलग गैस होंगी, जाहिर सी बात है हमें ध्यान में रखना है, तब M और सिग्मा वाला फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो Z1 के लिए हो गया। अच्छा, इसी में देखो एक और केस हो जाता है कि मान लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है T के, ये ल्यूजेक्स लॉ। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें पता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है T के, तो ये अगर हम इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा, Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू T बाई रूट T, मतलब Z1 प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन दी हुई है तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन के लिए ये हो जाएगा Z1 प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, ठीक। निकाल से ये चीज सबको समझ में आ रही होगी यहां तक, ठीक है। अब यही चीज Z11 के लिए करनी है। अब क्या करें, आप लोग थोड़ा अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके Z11 का वेरिएशन किस तरीके का होगा वो थोड़ा अपने आप निकालने की कोशिश करें, देखो हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर हुआ तो फिर देख लें, अभी जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो Z11 के लिए क्या है, प्रोपोर्शनलिटी U बार इंटू N स्टार का स्क्वायर, U बार इंटू N स्टार का स्क्वायर, ठीक है। अब U बार के लिए हमने क्या लिखा था, रूट ऑफ T लिखा था,
ठीक है। एन स्टार के लिए हमने लिखा था P/T का स्क्वायर, तो इससे क्या आ गया, Z11 प्रोपोर्शनल टू P² T की पावर 3/T, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा होगा कि Z11 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, P² T की पावर 3/2। ठीक, अब कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Z11 प्रोपोर्शनल, P प्रोपोर्शनल है T के, तो P² की जगह T² की पावर 3/2, मतलब Z11 प्रोपोर्शनल हो गया किसके, √T के, ये आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पे Z1 और Z11 का जो वेरिएशन है वो कैसा है, एक ही जैसा है। ये भी प्रोपोर्शनल है √T के, और Z1 के लिए जो था ये भी प्रोपोर्शनल था √T के। तो ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने जो अभी बात की कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक और चीज देखो हम डिफाइन करनी है, कोलिजन से ही रिलेटेड एक और चीज हमें डिफाइन करनी है, जिसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो देखिए पहले हम डेफिनेशन लिख लें कि मीन फ्री पाथ है क्या। मीन फ्री पाथ देख समझे से, पहले तो फ्री पाथ क्या है उसे समझे। देखो फ्री पाथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अभी हमने बोला था कि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो क्या होता है वो आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक ये पार्टिकल है, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे किसी और मॉलिक्यूल के साथ टकराया, तो टकराने के बाद ये दूसरी जगह पहुंच गया, फिर टकराया, फिर दूसरी जगह पहुंच गया, फिर टकराया, फिर दूसरी जगह पहुंच गया, फिर टकराया, फिर दूसरी जगह पहुंच गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे D1 बोल दें, इसे D2 बोल दें, इसे D3 बोल दें, इसे D5 बोल दें, तो ये कौन से डिस्टेंस हो गए, ये वो डिस्टेंस हो गए जो गैस का मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले यहां पे था, फिर यहां पे पहुंचा, फिर से टकराया, तो यहां पे टकराने और यहां पे टकराने के बीच में उसने इतना D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे ही फिर यहां पे पहुंचा तो फिर से किसी और मॉलिक्यूल के साथ टकरा गया, तो फिर से कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर टकराया, फिर कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये जो भी डिस्टेंस होते हैं इन्हें बोल दिया जाता है फ्री पाथ। तो फ्री पाथ का मतलब समझ में आ रहा होगा कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे हम बोल देते हैं फ्री पाथ। अब इन सब का जो एवरेज है, इन सब का जो एवरेज है उसे हम बोल देते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ निकालने के लिए क्या करना होगा, मतलब ये सब जो डिस्टेंस है उन्हें ऐड कर देंगे और उसे उनका एवरेज ले लेंगे, तो वो मीन फ्री पाथ हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू n स्टार, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ हो गया। अब इसका भी हम वेरिएशन देख लें, जैसे हमने Z1 और Z11 के लिए देखा था, ऐसे इसका भी वेरिएशन देख लें। तो फॉर अ पर्टिकुलर गैस,
अगर हम बात करें फॉर अ पर्टिकुलर गैस, एक पर्टिकुलर गैस की बात करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी तो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्टार। ये बात सबको समझ में आ रही है कि लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्टार, और एन स्टार के लिए हमने लिखा था कि प्रोपोर्शनल है पी बाई टी के, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया पी बाई टी, तो मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टी बाई पी के। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी रेशियो। ठीक है, फिर जैसे हमने बोला कि एक केस हो जाता है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन पे क्या है, P प्रोपोर्शनल है T के, तो इसमें अगर हम रख दें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल है T बाई P। अब T बाई P तो कांस्टेंट हो गया भाई, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P बाई T क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर गैस तो क्या होगा, मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो देखो ये जो चीजें हैं कोलिजन से रिलेटेड, ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या, एक लैम्डा, एक Z1 और दूसरा Z11। अब देखो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये देखो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली तो खैर मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इनमें देखोगे पूछे जाते रहे हैं, इनफैक्ट रिसेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, पहले नहीं पूछे गए थे लेकिन रिसेंटली देखोगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें उसी टाइप के पॉसिबल हैं जो हमने जैसे डिस्कस किया वेरिएशन को लेके कि किस तरीके से इनका वेरिएशन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम कर लें इसके। जैसे ये है, अपने आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे क्या पूछा जा रहा है कि 4 गैस दे दी गई है। अब देखो मतलब गैस डिफरेंट है, गैस डिफरेंट है, तो 4 डिफरेंट गैस दे दी गई है, इनमें से किसका मीन फ्री पाथ सबसे ज्यादा होगा। तो अब देखो मीन फ्री पाथ के लिए हमने क्या बोला कि सिग्मा के इनवर्स रिलेशनशिप में है। तो सिग्मा के इनवर्स रिलेशनशिप में है मतलब क्या हो गया कि सिग्मा की वैल्यू जिसमें कम होगी उसका मीन फ्री पाथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो मॉलिक्यूल है उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, जैसा अभी हमने देखा था। तो मतलब जिसका रेडियस छोटा होगा जिस मॉलिक्यूल का, उसका सिग्मा छोटा होगा, और सिग्मा छोटा हो गया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब देख ले कि इन चारों में किसके लिए जो रेडियस है वो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा रेडियस किसका हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम बोलेंगे कि मीन फ्री पाथ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम मीन फ्री पाथ अगर पूछा जाता तो किसका हो जाता, क्लोरीन। क्लोरीन का साइज इन चारों में सबसे ज्यादा है, तो सिग्मा सबसे ज्यादा, तो सिग्मा सबसे ज्यादा, तो मीन फ्री पाथ जो मिनिमम होगा वो किसमें हो जाएगा, क्लोरीन में हो जाएगा। और चलो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस इफ इट्स pressure is increased by 20% at constant temperature। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया 20%। तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा मीन फ्री पाथ में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 20% जो है वो हमने क्या किया है, 20% टेम्परेचर को 20% हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया है।
तो 20% प्रेशर को इंक्रीज किया है तो लैम्डा के लिए निकालना है। तो देखो अब ये हमने रिलेशनशिप लिखा था कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। अब टी कांस्टेंट है तो टी अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब लैम्डा इंटू पी विल बी कांस्टेंट। तो लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब लैम्डा 1 इंटू पी 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू पी 2। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू पी 2 बाई पी 1। ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 20% मतलब क्या हुआ कि P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस 20% ऑफ P1। ये बात समझ में आ रही होगी कि क्योंकि प्रेशर को बोला जा रहा है कि 20% इंक्रीज किया तो P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस ये, तो ये कितना हो गया P1 प्लस P1 बाई 5। ठीक, तो ये हो गया 6P1 बाई 5। तो P2 बाई P1 विल बी इक्वल टू कितना 6 बाई 5। ठीक है, अच्छा अब हमें जो निकालना है, अब देखो देख समझ सकते हैं कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया है, प्रेशर को इंक्रीज किया है तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये तो डिक्रीज हुआ परसेंटेज निकालने के लिए, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लैम्डा 1 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू 100। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इंटू 100। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लें, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो हम इसका यूज करें, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 ये किसके इक्वल है, P1 बाई P2 के इक्वल है। P1 बाई P2 यहां से किसके इक्वल हो गया, 5 बाई 6 रख दे इसमें। तो परसेंटेज डिक्रीज इन लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई 6 इंटू 100। तो यह आ जाएगा 1 बाई 6 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16.66%, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 16.66% क्या होगा, मीन फ्री पाथ जो है वो परसेंट डिक्रीज हो जाएगा जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 20%। नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, दो कंटेनर दिए हुए हैं, इक्वल वॉल्यूम है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। एक में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में क्या है, उतने ही मास का मीथेन है, सेम मास ऑफ मीथेन। ए का जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन, बी का जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन। एक डाटा हमें दिया हुआ है कि सिग्मा मीथेन इज इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा हाइड्रोजन, ये सिग्मा का डाटा दिया हुआ है।
हमें अब क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका रेशियो दोनों कंटेनर के लिए हमें निकालना है। तो पूरा अभी तक जो हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है अभी तक, मतलब आइडियल गैस के बिहेवियर तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीजें इसमें यूज हो जाएंगी। तो करें जरा, देखो पहले तो यही तरीका, पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के समझे और फिर ट्राई करें और देखें कि इनमें से किस किस का रेशियो जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं अपने आप। तो कुछ तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली निकाल लेंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें दिक्कत हो। वैसे तो आइडियली सारे ही हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो देखें, जैसे पहला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो मेरे ख्याल से सभी ने निकाल लिया होगा, सभी को निकाल लेना चाहिए, ठीक है, आइडियली तो यही होना चाहिए। अब क्या सिचुएशन है वो आप जो बैठ के कर रहे हैं वही ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आप। तो देखो पहले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल, मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, मोल्स का रेशियो निकाल लें। अब मोल्स ए एंड मोल्स बी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन बी। अब क्या है, दोनों में क्या बोला जा रहा है, एक में हाइड्रोजन है दूसरे में मीथेन है और मास जो है वो दोनों का सेम है। तो मोल्स इन ए ये हो जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मीथेन। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, वेट हमने ले लिया W डिवाइडेड बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना 2, तो W बाई 2 डिवाइडेड बाई W बाई 16, तो ये कितना हो गया 16/2, मतलब 8:1। तो मोल्स का जो रेशियो है वो 8:1 हो गया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा 8:1। तो पहले का आंसर हो गया 8:1। दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे में देखो क्या है, प्रेशर का रेशियो निकालना है। तो प्रेशर का रेशियो निकालना है तो हम क्या करें, अब PV बराबर nRT ये हम यूज करें, ये हम यूज करें दोनों कंटेनर के लिए। तो दोनों कंटेनर के लिए तो देखो A के लिए अगर हम लिखेंगे तो PA इंटू V इज इक्वल टू NA इंटू R इंटू T। B के लिए लिखेंगे तो PB इंटू V इज इक्वल टू NB इंटू R इंटू T, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दे, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे ये आ गया। अच्छा, टेम्परेचर TA और टेम्परेचर TB, ठीक है, TA बाई TB, ठीक है। अब देखो क्या है, V से V कैंसिल हो गया, अब क्या बचा PA बाई PB, NA बाई NB, ये हमने निकाला हुआ है 8:1, ठीक है। टेम्परेचर A के लिए दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, तो 300 केल्विन। B के लिए कितना दिया हुआ है 600 केल्विन, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8/2, मतलब 4:1, ये हो गया, ठीक है। तो प्रेशर का रेशियो कितना हो गया 4:1 हो गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। फिर तीसरे में हम आते हैं स्पीड के लिए, ठीक है। अब स्पीड के लिए, अब देखो स्पीड कौन सी स्पीड है वो हमें नहीं बोला जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो निकालना है ना। कोई भी टाइप की स्पीड हो, कोई भी टाइप की स्पीड हो, हमने जो लिखा था वेरिएशन की, कोई भी स्पीड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, T/m के, ठीक है ना। यही तो हमने लिखा था, कोई भी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √ T/m। तो इसका हम यूज करें तो अब देखो क्या हो जाएगा, VA/VB इज इक्वल टू √TA/MA इंटू MB/TB, ये हो जाएगा। हमने ये यूज किया तो ये आ गया। अब इसमें हम पुट कर दें, तो अगर हम पुट कर देंगे तो देखो TA ये क्या है 300 है, MA में क्या है हाइड्रोजन है तो उसका मोलर मास हो गया 2, B
बी में क्या है, बी में है मीथेन, तो मीथेन का मोलर मास 16 और बी का जो टेम्परेचर है वो है 600। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर ले, तो देखो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/2 मतलब 4, तो √4। ठीक है ना, ये 302, ठीक है 4 आ जाएगा, तो √4 मतलब 2। तो मतलब क्या आ गया, VA/VB ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। बात सबको समझ में आ रही होगी, तो सी का आंसर हो गया 2:1। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था क्या था, 3/2 nRT। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था 3/2 nRT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर ए बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, NATA बाई NBTB। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है, NATA इज इक्वल टू NBTB। अब N क्योंकि 3/2 और R तो कैंसिल हो जाएगा, अब NA/NB ये रेशियो कितना है, 8:1। TA कितना है 300, TB कितना है 600, तो ये कितना हो गया 4:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट में क्या है, मोलर काइनेटिक एनर्जी। तो मोलर काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था 3/2 RT। ठीक है, 3/2 RT। तो मोलर काइनेटिक एनर्जी फॉर ए बाई मोलर काइनेटिक एनर्जी फॉर बी किसके इक्वल हो जाएगा, TA/TB। तो ये कितना हो गया 300/600, तो 1:2 ये हो गया। फिर F में क्या बोला जा रहा है, Z1। ठीक है, अब Z1 के लिए अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसका यूज करें, तो Z1 के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था क्या था, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार इंटू N, सॉरी √2, Z1 की बात हो रही है, तो √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार इंटू N स्टार, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। ठीक है, तो मतलब अब क्या हो गया, देखो Z1 फॉर A बाई Z1 फॉर B ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा A बाई सिग्मा B का स्क्वायर। ठीक है ना, सिग्मा A बाई सिग्मा B का स्क्वायर। फिर ये क्या है, एवरेज स्पीड है, तो ये हो जाएगा VA बाई VB इंटू N स्टार A बाई N स्टार B, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। यहां पे उस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे कि N स्टार के लिए हमने बोला था कि N स्टार प्रोपोर्शनल होता है P/T, तो यहां पे वो P/T वाला रख दे। ठीक है, कर तो सकते हैं वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसमें क्या है, लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली देखो हम ऐसे ही कर सकते हैं, देखो समझो इस चीज को डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, सिग्मा A बाई सिग्मा B, तो A में क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हो गया सिग्मा हाइड्रोजन बाई सिग्मा मीथेन का स्क्वायर। VA बाई VB, तो VA बाई VB का रेशियो हमने निकाला था 2, तो ये हो गया 2। अब N स्टार A बाई N स्टार B, तो N स्टार A ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने बोला था। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कंटेनर की वॉल्यूम सेम है, हमें बताया जा चुका है क्वेश्चन में कि दोनों कंटेनर की वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो N स्टार A बाई N स्टार B का जो रेशियो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा मतलब किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हम पहले निकाल चुके 8:1, तो N स्टार A बाई N स्टार B इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 8:1। बात सबको समझ में आ रही होगी, फिर से समझ ले। N स्टार A बाई, देखो ऐसे समझ ले, चलो इसको अगर दिक्कत है तो N स्टार A बाई N स्टार B ये किसके इक्वल हो गया, NA बाई V और NB बाई V,
इसके इक्वल हो गया, V वॉल्यूम सेम है, कंटेनर की वॉल्यूम सेम है, तो ये इक्वल हो गया Na बाई NB। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये 8/1। अब ये क्या है, हमें एक जो डाटा दिया हुआ है कि सिग्मा मीथेन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो रेशियो है सिग्मा हाइड्रोजन बाई ट्वाइस ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन इंटू 2 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 इंटू 2 इंटू 8, तो कितना आ गया, ये आ गया 4:1, ठीक है। तो Z1 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 4:1। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, Z11। तो Z11 के लिए देखो इसी तरीके से कर सकते हैं। तो Z11 के लिए क्या था, बस यही तो अंतर है कि सिग्मा स्क्वायर U बार इंटू N स्टार का स्क्वायर था, यही तो था। तो Z11 फॉर A डिवाइडेड बाई Z11 फॉर B, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा हाइड्रोजन बाई सिग्मा मीथेन का स्क्वायर इंटू VA बाई VB इंटू NA बाई NB का स्क्वायर, ठीक है ना। जो चीज अभी हमने डिस्कस की थी, अब इसमें पुट कर दो। तो भाई ये तो बराबर हो गया 1/4 के, VA बाई VB ये बराबर है 2 के, ठीक है, VA बाई, और NA बाई NB ये बराबर है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 64/4, तो कितना आ गया 32। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 32। तो Z11 का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 32 हो गया। अब बस क्या रह गया, लैम्डा वाला रह गया। तो देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं, चलो यहीं पे थोड़ी सी जगह में। लैम्डा के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से लैम्डा क्या था, लैम्डा था 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू N स्टार, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि लैम्डा A बाई लैम्डा B, लैम्डा A बाई लैम्डा B किसके इक्वल हो गया, ये हो गया सिग्मा B का स्क्वायर अपॉन सिग्मा A का स्क्वायर इंटू NB बाई NA, ये हो जाएगा, ठीक है ना। वही हमने यूज कर लिया कि N स्टार का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल है। अब इसमें पुट कर दो, वही सब है जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें पुट कर देंगे, देखोगे आ जाएगा। तो ये अपने आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सिग्मा का रेशियो हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पता है, तो रख देंगे, देखोगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखो ये चीजें जो है वो आज हमने कुछ कोलिजन से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करी, ठीक है। तो ये चीज जो है कैलकुलेशन में हमें नहीं देखना है, मतलब जो इसमें कि मीन फ्री पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं हमारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो जिस टाइप के क्वेश्चन जो हमने आज जो डिस्कस किए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है, कि वेरिएशन किस तरीके का हो रहा है, किसकी मीन फ्री पाथ ज्यादा है, कौन ज्यादा कोलाइड कर रहा है, किसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जो फॉर्मूले हमने लिखे वेरिएशन जो है वो हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा कोलिजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफैक्ट इस चैप्टर का, आइडियल गैस और रियल गैस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम उस चीज को डिस्कस करेंगे कि रियल गैस क्या है और रियल गैस का बिहेवियर किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।